जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू प्रॉस्पेरिटी ग्रुप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा कोई बड़ी न्यूज़ आती है तो मेरा सबसे पहला होता है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। इस टाइम पे आप लोग कनाडा का वीज़ा लाजमी अप्लाई करें क्योंकि 110% रेशो जा रही है कनाडा के वीज़े की और सारे वीज़े लग के ही आ रहे हैं। तकरीबन अगर 100 वीज़े आप अप्लाई कर रहे हैं तो 90 जो वीज़ाज हैं वो लग के आ रहे हैं और 10 लोग जो हैं जिनके नहीं लग के आ रहे वो लोग दोबारा अप्लाई कर लें तो उनका भी लग जाएगा वीज़ा। खैर ये वाली बातें तो आपने मार्केट में बहुत ज़्यादा सुनी होंगी और आप लोग परेशान होंगे कि मैं क्यों ऐसी बातें कर रही हूँ। वो बंदी जो हमेशा कहती है कि एप्लीकेशन फाइल करते हुए डॉक्यूमेंट्स को चेक करें, डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी और फिर उसके बाद टाइम देखें, प्लान देखें, क्या चीज़ मैटर करती है आपकी एप्लीकेशन में। और मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ? ये बातें मैं नहीं कर रही, ये बातें वो हैं जो आजकल मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हर दूसरी जगह पे यही बातें सुन रही हूँ। और माशाल्लाह हमारे अपने लोग जो मतलब ऑलरेडी हमारे साथ कनेक्टेड भी हैं वो मुझसे पूछते हैं बार बार कि इसके बारे में बताएं, इस चीज़ के बारे में बताएं। या फिर ऐसे एक नई चीज़ स्टार्ट हुई है कनाडा पास। रामर मेरा उन लोगों से अर्ज है, क्या आपने उसको जाके सर्च किया है व्हाट इज़ कनाडा पास? इट्स मीन कि क्या आपको एक पास एंट्री मिल रहा है, आप एंट्री ले सकते हैं उस कंट्री के अंदर? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो एक, अगर मैं उसको अपनी लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए बताऊं, एक डिस्काउंटेड आपके पास कार्ड है कि आप अगर फैमिलीज जिनके वीज़ाज लग चुके हैं और जो यूरोपियन पीपल हैं हर साल कनाडा जाते हैं अपने वेकेशंस को एंजॉय करने के लिए, उनको एक डिस्काउंटेड सा उन्होंने पास इशू किया है ताकि उन लोगों को डिस्काउंट मिल सके डिफरेंट प्ले एरिया में बच्चों की जगहों पे और काफ़ी फैमिलीज गैदरिंग के अंदर उनको डिस्काउंट मिल सके। उस एक पास को निकाल लिया है जी। लेकिन हमारे माशाल्लाह लोग देखने से पहले ही सारी चीज़ें कहने शुरू कर देते हैं, आप अप्लाई करें, आपका वीज़ा ज़रूर लगेगा, इतने पैसे। खुदारा जिनका वीज़ा लगा है वो खरीदें उस पास को। तो ये मरगिज़ मतलब नहीं कि आपका वीज़ा 110% एम्बेसी अप्रूव करेगी, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो पैसे ऐसी चीज़ों पर मत ज़ाया करें जिसमें आपको इनिशियल इतनी अमाउंट बाउंड करनी पड़ती है अपनी। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि एक और चीज़ है इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम, फिर क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम। इस चीज़ के बारे में लोग मुझसे इतना पूछते हैं, क्या आपने इनकी कभी एलिजिबिलिटी खोल के चेक की है? सबसे पहले आप अपने पासपोर्ट को खोल के चेक किया कीजिए कि वी आर पाकिस्तानी, क्या हमें इन वीज़ाज के अंदर एम्प्लॉयर हायर करेंगे? क्या हमारी एलिजिबिलिटी क्लियर है? हम आइल्स भी देना नहीं चाहते, हम अपनी एजुकेशनल असेसमेंट भी करवाना नहीं चाहते, पता भी नहीं है लोगों को एजुकेशनल असेसमेंट क्या होती है। और पाकिस्तान में जो आपकी एजुकेशन है, कनाडा में उसकी क्या वैल्यू है, उसको असेसमेंट कहते हैं। वो कौन सी बॉडीज़ हैं, और एक दो बॉडीज़ का नाम लेके बस आपको बता देते हैं। फिर उसके बाद उनकी वेरिफिकेशन करना, क्या हमारी यूनिवर्सिटी जिससे हमने पढ़ा है क्या वो रजिस्टर्ड है वहाँ पे। किसी को कुछ पता नहीं होता, लेकिन फिर भी हम ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं और अपनी वीज़ा एप्लीकेशन उनको दे देते हैं ताकि वो अपने हाथों से अपनी हमारी वीज़ा एप्लीकेशन को जितना चाहे ख़राब करें ताकि दूसरी बार हमेशा जो एप्लीकेशन है आप लोग हम जैसे लोगों के पास ले आते हैं। मैं आपको एक चीज़ है, मेरा एक गिला है आप सब से कि जब एप्लीकेशन ख़राब होती है तो लोग हमारे पास ले आते हैं। तो ऐसे लोग कहाँ पे हैं जिनकी एप्लीकेशन स्ट्रांग है और वो हमें नहीं देते अपनी एप्लीकेशन? जब एप्लीकेशन के अंदर इतने एक्सपेरिमेंट किए होते हैं आप लोगों ने, उसके बाद लाके आप मेरे सामने रखते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि मेरा मतलब मुझे समझ नहीं आता कि ये केस भी नहीं है, लेकिन मैं उसको एक मिशन के तौर पे ले लेती हूँ कि हाँ मैं इसको क्लियर करके ही दम लूँगी। और बहुत सारे ऐसे मेरे पास केसेस हैं जो कि ऐसे रिफ्यूज़ल्स हैं, उनके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। आजकल मैं ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, एक और वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको बताऊँगी क्यों बिजी हैं हम लोग। कुछ कामों की वजह से भी हूँ और कुछ उन एप्लीकेशन की वजह से भी हूँ। जैसे कि आपको पता था हमारे पास तो बैन केसेस भी आते हैं, हम उनको भी डील करते हैं। काफ़ी उन बैन केसेस को भी हम लोगों ने निकालने की कोशिश की है और हमारी पूरी कोशिश है कि उन बैन केसेस को भी हम लोग रिट्रीव कर सकें। लेकिन उसके अंदर क्या चीज़ होती है, हमें क्लाइंट का साथ चाहिए होता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, कुछ एक एग्जांपल देती हूँ अपने क्लाइंट्स की कि एप्लीकेशन हमारे पास उनकी आई है, उनसे अगर हम लोगों ने कमिटमेंट कोई की है 15-20 दिन में। मैंने हमेशा क्लाइंट से एक चीज़ बात की है जब मैं केस उससे लेती हूँ कि मैं अपने हिसाब से केस सबमिट करूँगी, अपना टाइम लेके केस सबमिट करूँगी। आप मुझे जितना मर्जी फोर्स कर लें, केस मैं अपने हिसाब से सबमिट करूँगी। क्यों? ये
हमें पता होता है, आप जब हमारे पास ले आए अपना केस तो हमें पता है कि कौन सा टाइम फिजिबल है। अब क्या हुआ कि हम लोगों ने कुछ केसेस को सबमिट कर दिया। ऐसी बात नहीं कि हमने उनको रिव्यू नहीं किया, हमने उनके ऊपर भी बहुत मेहनत की, लेकिन हम केसेस ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं। अब जब उनके रिफ्यूज़ल्स आए और रिफ्यूज़ल्स के बाद जिस टाइम ड्यूरेशन पे हमने उनका सबमिट किया, उस टाइम ड्यूरेशन में सिर्फ एक रिफ्यूज़ल आया। अब जैसे कि कनाडा की हम लोग बात करें तो अब जिनकी केसेस हम लोग सबमिट करेंगे, जिनके केसेस को मैंने थोड़ा सा होल्ड किया था ड्यू टू सम बल्क में, कनाडा ने रिजेक्शन वाला सिस्टम अभी पीछे स्टार्ट कर दिया था, अभी बंद हो चुका है दोबारा से अल्हम्दुलिल्लाह। एप्लीकेशन स्मूथली अब लोग हम लोग को आना शुरू हो गए दोबारा से बैक पे, तो उस पर हम लोग काम कर रहे थे। तो खैर ये सारी चीजें हमारी टाइम से के साथ चलती रहती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, क्लाइंट करते हैं पैनिक, और जब वो पैनिक करते हैं तो आपको पता है कंसल्टेंट्स क्या करते हैं, कंसल्टेंट उठा के उनके केस को पुट ऑन कर देते हैं। लेकिन फिर भी मेरा ये होता है कि चलो क्लाइंट कितना ही बोलेगा, एक बार बोलेगा, दो बार बोलेगा, बोलने दो उसे, क्योंकि उसको तो समझ नहीं आ रही, उसका फिर ही रिफ्यूजल आ जाना है, उसको मिल जाना है। हमें चीजों के बारे में पता है, तो मैं थोड़ी देर क्लाइंट को स्पेस देती हूँ और मैं कहती हूँ ठीक है उठे, अपना टाइम ले, लेकिन एंड पे केस हमने सबमिट करना है, क्योंकि अप्रूवल के बाद तो उसने आना है हमारे पास है। लेकिन कल को रिफ्यूज होगा तो तब भी कहेगा यार आपने उस तरह मेहनत नहीं की है केस के अंदर। तो एक एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक एक डॉक्यूमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमारा वो काम नहीं है इधर से केस आया 10 दिन में केस को अप्लाई किया, फारिग कर दिया। हम लोग उसको साथ साथ लेके चल रहे होते हैं ताकि उसकी एप्लीकेशन में हमारी तरफ से कोई माइनर सी मिस्टेक भी ना रह जाए। तो ये सारी तफसील सिर्फ बताने का मकसद ये था ताकि आप लोग एप्लीकेशन फाइल करें और खुदारा आप लोग उन लोगों के पास बिल्कुल मत जाए जो ये लोग आपको कह रहे हैं कि आए एप्लीकेशन हमसे फाइल करवाएं, इस टाइम पे रेशो ये जा रही है। हर दूसरा बंदा मेरे पास आ रहा है वो यही कह रहा है कि रेशो ये जा रही है, वो जा रही है। रेशो हमेशा कंट्रीज आपको वीजा देने के लिए बैठे होते हैं, सिवाय एक कनाडा जो कि अनप्रिडिक्टेबल है, आप उसके लिए कुछ कह ही नहीं सकते। ऐसी ऐसी एप्लीकेशंस के अप्रूवल आते हैं कि आपकी समझ से बाहर है। कई दफ़ा ऐसी एप्लीकेशंस को दे देता है कि उसको हम समझते नहीं देना चाहिए था, और कई दफ़ा इतनी अच्छी एप्लीकेशंस को रिफ्यूज़ कर देते हैं। वो उसका इस टाइम पे पता नहीं क्या चल रहा है, वो हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी समझें। हमें समझ आ गया तो हम ज़रूर आपको बताएंगे। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, ओडीएन नोट्स का आगाज़ कर दिया है, अब हर किसी को मिल रहे हैं। अब तो उन लोगों की खैर नहीं है जो लोग फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते थे। तो याद रखिए रिफ्यूज़ल के साथ ये ओडीएन नोट्स लेना आप लोग बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि जिन लोगों ने तकरीबन अगस्त के मंथ के अंदर जिनके रिप्लाईज आ रहे हैं और जुलाई के एंड के वीक में उनको मिले हैं ये ओडीएन नोट्स, तो आप लाजमी अपने कंसल्टेंट से वो डिमांड करें, अपने एजेंट से वो डिमांड करें, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर ऐसा कोई राज हो जो आपसे छुपा रहा हो। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, दुआओं में हमें याद रखें। अगर कोई नई बात मेरे जहन में आएगी तो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर बात होगी।